नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है लोकसभा से। हाल ही में लोकसभा ने कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया है। विधेयक में संशोधन इसलिए किया गया जिससे व्यापार करने की सुगमता में सुधार हो सके और लघु व्यवसायों पर मुकदमेबाजी का बोझ भी कम हो सके। दरअसल कंपनी अधिनियम 2013 एक कंपनी के निगमन, उसके उत्तरदायित्वों, निदेशकों और कंपनी के विघटन आदि को विनियमित करता है। आइए अब कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधित विधेयक पर नजर डालते हैं। नए प्रावधानों के तहत विभिन्न समाधेय यानी समाधान के योग्य अपराधों में कमी लाना है जिनका निष्पक्ष रूप से निपटान किया जा सकता है और जिनमें सार्वजनिक हित का कोई मामला समाहित नहीं होता है। दरअसल समाधेय अपराध वे होते हैं जिनमें एक निश्चित राशि का भुगतान करके पक्षों के बीच समझौता कराया जाता है। कुछ अपराधों के लिए अर्थदंड के प्रावधान को खत्म करना और कुछ अपराधों में देय जुर्माने की मात्रा को कम करना आदि शामिल किया गया है। अनुमेय विदेश अधिकार क्षेत्रों में भारतीय कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष विदेशी सूचीकरण की अनुमति प्रदान करना। वर्तमान विधिक ढांचे के अंतर्गत भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना अपनी प्रतिभूतियों का विदेशों में प्रत्यक्षतः सूचीकरण नहीं करवा सकती हैं। इसके अलावा 50 लाख रुपए या उससे कम व्यय करने के दायित्व के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR में राहत प्रदान की जाएगी। साथ ही कंपनियों को अब CSR के लिए समिति गठित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही केंद्र कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की अतिरिक्त पीठों की स्थापना कर सकेगा। नए संशोधित विधेयक में उत्पादक संगठनों से संबंधित एक नया अध्याय भी शामिल किया गया है। अगली खबर गृह मंत्रालय से संबंधित है। गृह मंत्री ने विदेश अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक FCRA 2020 यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। विदेशी अभिदाय में विदेशी स्रोत द्वारा किसी भी मुद्रा, प्रतिभूति या वस्तु का दान या हस्तांतरण शामिल होता है। दरअसल NGOs द्वारा विदेशी अंशदान का दुरुपयोग करने और वार्षिक रिटर्न जमा करने जैसे बुनियादी वैधानिक अनुपालन में अनियमितता की वजह से संशोधन किया गया है। आइए अब इन संशोधित प्रस्तावों को जानते हैं। सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगमों या लोक सेवकों को विदेशी अंशदाय प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपको बता दें कि मूल अधिनियम में नेताओं, राजनीतिक दलों, विधायिका के सदस्यों, पत्रकारों आदि को विदेशी अंशदान स्वीकार करने से रोका गया है। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारियों के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त विदेशी निधियों का उपयोग 50% से घटाकर 20% तक सीमित किया गया है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो ये विधेयक विदेशी अंशदान से प्राप्त परंतु अप्रयुक्त धन के उपयोग को रोकने के लिए सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। विदेशी निधियां केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट FCAR खाते में ही प्राप्त की जाएंगी। इस विधेयक की विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने आलोचना की है क्योंकि ये उनके सामने और अधिक बाधाएं उत्पन्न करता है और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है। अगली खबर 15वें वित्त आयोग से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की है। इसमें पंचायती राज के सभी स्तरों और 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के लिए भी अनुदान की संस्तुति की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए कुल अनुदान 60,750 करोड़ रुपए है। 15वें वित्त आयोग ने पंचायत के सभी स्तरों को अनुदान देने की अनुशंसा की है, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85%, प्रखंड या मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10 से 25%, जिला पंचायतों के लिए 5 से 15%। हालांकि 2 स्तरीय प्रणाली वाले राज्यों में अलग अलग वितरण होगा, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85% और जिला पंचायतों के लिए 15 से 30% अनुदान शामिल है। आइए अब अनुदान के संबंध में अन्य प्रावधानों को भी जानते हैं। दरअसल अनुदान को 2 भागों में प्रदान किया जाएगा। 50% मूल अनुदान के रूप में जो शर्त रहित है और जिसका वेतन या अन्य सांस्थानिक व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, और 50% सशर्त अनुदान के रूप में। इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त दर्जे को बनाए रखने के लिए, पेयजल की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं और वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा।
अगली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। अनुबंध श्रम प्रणाली में सुधार किया गया है। सरकार एक सरल लाइसेंसिंग प्रणाली के साथ अनुबंध श्रमिकों को नियोजित करने के लिए कंपनियों को छूट प्रदान कर अनुबंध श्रम प्रणाली को उदार बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए श्रम संहिता में भी सुधार किया जाएगा। दरअसल वर्तमान अनुबंध श्रम कानून, ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 का उद्देश्य स्थायी नौकरियों को प्रोत्साहित करना और साथ ही वर्षानुवर्षी प्रकृति की नौकरियों में अनुबंध श्रम को समाप्त करना है। अनुबंध श्रम छटनी या नौकरी से मुक्ति और ट्रेड यूनियन कानूनों के दायरे से बाहर होता है, जिस कारण ये व्यवसायियों के लिए एक आकर्षक व्यवस्था बन गई है। हाल ही में अनुबंध श्रम प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जैसे अनुबंध कर्मियों को 5 वर्ष के लिए नियोजित कर कई परियोजनाओं का संपादन करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए एकल लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। 50 कर्मियों को नियोजित करने वाली फर्मों पर ठेका श्रम कानून लागू नहीं होगा। किसी भी प्रतिष्ठान की मुख्य गतिविधियों में अनुबंध श्रमिकों का नियोजन निषिद्ध होगा, परंतु कार्य की मात्रा में अकस्मात वृद्धि के कारण कोर गतिविधियों में अनुबंध श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। कोर गतिविधियां वे क्रियाकलाप हैं जिसके लिए संस्थान स्थापित किया जाता है। इसके अलावा निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने पर कोई सीमा आरोपित नहीं की जाएगी। अगली खबर पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। कुपोषण पर नियंत्रण के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच हुआ ये समझौता आयुर्वेद, योग व अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण के निवारण में सहायता प्रदान करेगा। आयुष मंत्रालय क्षेत्रीय और जलवायु संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर पौष्टिक व्यंजन बनाने की प्रक्रियाएं विकसित करने जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आयुष प्रणालियों को विस्तार प्रदान करेगा। इसे 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा सहयोग के अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे पोषण अभियान में आयुष का एकीकरण किया जाएगा। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण उद्यान और औषधीय उद्यान स्थापित किए जाएंगे और उनकी प्रत्यक्ष प्रदर्शनी के द्वारा लाभार्थियों को घर पर ही विभिन्न तैयारियों के जरिए उनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जमीनी स्तर पर समुदाय के बीच आयुर्वेद से संबंधित पोषण संदेश पहुंचाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धात्री या पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्वास्थ्यकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा। दोनों मंत्रालयों ने डिजिटल मीडिया पर कुपोषण से निपटने के लिए अपनी संयुक्त गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए #Ayush4Anganwadi लॉन्च करने का भी निर्णय किया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरें। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना निर्माण, कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है। ये पंचायत की पूर्ण प्रोफाइल, उसके वित्तीय विवरण, परिसंपत्ति के विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP के माध्यम से की गई गतिविधियों के विवरण आदि के साथ पंचायत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 2,43,000 ग्राम पंचायतों ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP को अंतिम रूप प्रदान किया है। स्पाइस प्लस ये केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों या विभागों और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त 10 सेवाओं को प्रस्तुत करने वाला एक एकीकृत वेब फॉर्म है। इसमें केंद्र सरकार के 3 मंत्रालयों में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और राजस्व विभाग शामिल है। इसे सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रक्रियाओं, समय और आर्थिक लागत की बचत करने में सहायता प्रदान करता है। स्पाइस प्लस की शुरुआत के बाद से ही प्रक्रियाओं की संख्या 10 से घटकर 3 हो गई है और इसके लिए लगने वाला समय भी पहले के 18 दिनों से कम होकर 4 दिन हो गया है। शेल कंपनी। ये कंपनियां सक्रिय व्यवसाय संचालन या महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों से रहित होती हैं और कुछ मामलों में अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे कर अपवंचन, धन शोधन, अस्पष्ट स्वामित्व, बेनामी संपत्ति आदि। हालांकि भारत में शेल कंपनियों को किसी भी कानून या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। हाल ही में सरकार ने निरंतर 2 या अधिक वर्षों से वित्तीय विवरणों की गैर फाइलिंग के आधार पर शेल कंपनियों की पहचान और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया है।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के रजिस्टर से इस प्रकार के नामों को हटाने का प्रावधान किया गया है। फेलुदा परीक्षण, ये 30 मिनट से भी कम समय में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली पेपर आधारित टेस्ट स्ट्रिप है। इसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत जिनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB एवं टाटा ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। फेलुदा परीक्षण कोविड-19 के कारक SARS-CoV-2 के वायरस की आनुवांशिक सामग्री की पहचान करने और लक्षित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है। क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट। इसका उपयोग आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और रोगों के प्रसार को रोकने एवं उनके उपचार में किया जाता है। विश्व बैंक के ऋण के लिए सार्वभौमिक पात्रता। भारत में कोरोना वायरस से निपटने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए लिया गया $1 बिलियन का ऋण खरीद में सार्वभौमिक पात्रता की शर्त के अंतर्गत है। इसका अर्थ ये होगा कि सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया को प्राथमिकता आदेश, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति तथा स्टार्टअप्स के लिए कुछ लाभ सहित सभी अधिमान्य बाजार पहुंच नीतियां राष्ट्रीय परियोजना लागू होने के दौरान की गई खरीद पर लागू नहीं होंगी। कोमोडो ड्रैगन। हाल ही के एक अध्ययन से ये ज्ञात हुआ है कि विश्व की सबसे बड़ी छिपकलियां कोमोडो ड्रैगन्स शीघ्र ही विलुप्त हो सकती हैं। IUCN के तहत इन्हें वल्नरेबल का दर्जा प्राप्त है एवं साइट्स के अंतर्गत इनका व्यापार निषिद्ध है। कोमोडो ड्रैगन्स छिपकलियां कोमोडो द्वीप और इंडोनेशिया के लघु सुंडा द्वीप समूह के कुछ पड़ोसी द्वीपों में पाई जाती हैं। इनके समक्ष जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार के कारण अधिवास की क्षति का खतरा है। वर्ष 1980 में इंडोनेशिया ने कोमोडो ड्रैगन और उसके पर्यावास की रक्षा के लिए कोमोडो नेशनल पार्क की स्थापना की थी। भारतीय नौसेना युद्धपोत INS विराट। INS विराट को अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में भंजन यानी स्क्रैप्ड किया जाएगा। गुजरात का अलंग विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। INS विराट को वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना में 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था। आपको बता दें कि इसने पूर्व में ब्रिटिश रॉयल नेवी में लगभग 27 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी। ये संसद पर आतंकवादी हमले 2001-2 के पश्चात ऑपरेशन पराक्रम में प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।